नमस्कार। आज हम बाल विकास का सिद्धांत देखेंगे। जी हाँ, शिक्षक बनने की तैयारी में हैं आप लोग, तो बाल विकास किस सिद्धांत के आधार पर होता है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, जिसने जन्म लिया है तो वो आगे तो बढ़ेगा ही, और बालक से किशोर, किशोर से युवा, प्रौढ़ और वृद्ध की श्रेणी में आगे बढ़ता ही है। पर इस बढ़ने को, इस विकास को कुछ पायदान होते हैं, कुछ नियमावली होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं जिन आधारों पर ये विकास होता है। तो आइए वो क्या है उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। विभिन्न मत हैं, उनके आधार पर हमने इन चीज़ों को देखने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहला है वो है निरंतरता। जी हाँ, जिसने जन्म लिया है तो विकसित तो वो होगा और उसके विकास में एक निरंतरता रहेगी। शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था की तरफ वो कदम बढ़ाएगा और ये निरंतर एक के बाद एक रूप में चलती जाएगी। और सारे अंग जो हैं वो उसके निरंतर विकसित होंगे। तो ये निरंतरता का विकास है। कभी भी रुकने, एक उम्र के बाद ठहराव आता है, पर ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और एक उम्र के बाद, मतलब युवावस्था के पश्चात जब प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वो अपनी दिशा में चलने लगती है, पर ये चलती रहती है हमेशा। तो निरंतरता का सिद्धांत है ये। दूसरा यदि हम देखें तो वो होता है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास का एक क्रम होता है। बच्चा पहले क्या करना सीखता है, फिर उसके पश्चात वो किस रूप में आगे बढ़ता है। हर चीज़ का एक क्रम होता है। जैसे जब बच्चे ने जन्म लिया था तो उसके मुंह से स्वर ग्रंथियाँ ने एक क्रिया की थी, जैसे हमने रोना कहा था या बबलाना कहा था। एक निरर्थक सी ध्वनि उसके मुंह से निकलती है, जिसे हम बबलाना कहते हैं। आ ब ब ब कुछ भी वो कह रहा हो उसे हम बबलाना कहते हैं। तो सबसे पहले उससे बबलाना सीखा, फिर उससे तुतलाने की श्रेणी में वो आया, फिर हकलाना, फिर अस्फुट वाक्य, अस्पष्ट वाक्य, फिर धीरे धीरे छोटे वाक्य, बड़े वाक्य और शुद्ध वाक्यों की तरफ आता है। तो यहाँ हमने देखा कि उसके विकास का एक क्रम होता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, हंसना, गाना, रोना सीखा, दूध पीना सीखा, मल मूत्र त्यागना सीखा, सांस लेना सीखा। तो ये सारी चीज़ों का एक क्रम है और एक के बाद ही एक दूसरी क्रियाएं आई। सबसे पहले उसने सांस लेना सीखा, सांस लेने के बाद उसका दूध पीने की क्रिया शुरू हुई है, उसके बाद मलमूत्र त्यागने की शुरू हुई है। तो ये सारी क्रियाएं एक के बाद एक चली हैं। या थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो अपने हाथ पैर हिलाना सीखा, हाथ पैरों का संचालन सीखा, उठाना, गिराना, करवट बदलना सीखा। करवट बदलने के बाद थोड़ा सा उकड़ू होकर उठने की कोशिश करता है वो, कभी हाथ के सहारे, कभी पैरों के सहारे, और इस तरह से वो पूरी तरह से उकड़ू बैठ जाता है। तो उकड़ू बैठना जैसे आता है तो वो घुटने चलना सीख जाता है, और घुटने चलना सीखते सीखते यदि कोई चीज़ हाथ में आ जाती है तो उसको पकड़ के वो संतुलन बनाते हुए खड़े होना सीखता है। तो पकड़ के खड़े होना सीखता है, और जब पकड़ के खड़ा होना जाता है, उसको आ जाता है, तो फिर वो कदम बढ़ाने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है। तो आपने देखा कि यहाँ उसका एक विकास का निश्चित क्रम होता है। अगला जो कारक है, सिद्धांत है, वो है विकास की दिशा। जी हाँ, विकास की जो दिशा है वो भी एक सुनिश्चित क्रम में होती है। इसको हम कहते हैं मस्तिष्को अधोन्मुखी, मतलब मस्तक से नीचे की तरफ, धड़ की तरफ, धड़ से पैर की तरफ विकास होता है। तो ये हमेशा एक सुनिश्चित दिशा में ही होता है। और जैसा पहले बताया था ना कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है और अपने चरम पर पहुंचता है तो फिर उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है, वो विपरीत दिशा में चलता है। प्रौढ़ वृद्ध होते होते शारीरिक उसकी जो कोशिकाएँ हैं वो नष्ट होने लगती हैं। तो क्रम तो चल ही रहा है, एक निश्चित दिशा में चल रहा है, आप इसको समझ रहे होंगे। और
इसी से जो जुड़ी हुई दूसरी बात आती है वो होती है परस्पर संबंध। जी हाँ, एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित करती है। जैसे जब भाषा विकास हुआ था तो सामाजिक विकास भी साथ में होने लगा। भाषा विकास नहीं हो पा रहा था तो सामाजिक विकास में थोड़ी देरी हो रही थी। या हाथों का संचालन यदि सही तरीके से हुआ था तो उंगली से पकड़ना किसी चीज़ को, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना, अपनी चीज़ को पकड़ना, उसका थोड़ा सा अच्छे से उसको आने लगा था। तो ये जो चीज़ थी विकास की दिशा को हम के बाद कहते हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब हर विकास में पूर्व का जो विकास है वो उसको प्रभावित करता है। यदि हाथ, पैर और मस्तिष्क तंत्रिकाओं तंत्र में आपसी संतुलन उसको आ गया तो उसकी सीखने की क्रिया शुरू हो जाएगी। और यदि तंत्रिकाओं में, मांसपेशियों में संतुलन नहीं आया तो जो सीखने की क्रिया है वो नहीं शुरू हो पाएगी। तो इससे हम कहते हैं कि जो विकास परस्पर संबंध के सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ता है। अगला जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमारे शरीर के सारे जो सामान्य अंग हैं उनका विकास पहले होता है और उसके बाद विशिष्ट अंगों के विकास की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। जैसे हमारी हथेलियों में छोटे छोटे जो नाखून हैं उनका विकास हम बाद में महसूस करते हैं। शुरुआत में बहुत छोटी छोटी सी एक आकार सा हमको दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ है सामान्य से विशिष्ट की ओर हम कदम बढ़ाते हैं या बृहद से सूक्ष्म की ओर कदम बढ़ाते हैं कि जो बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा जो सा है उसको हम पहले एक्सेप्ट करते हैं तो स्वाभाविक है उसको हम सीखते हैं और उससे जुड़े हुए जो गूढ़ बातें हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनको हम धीरे धीरे फिर सीख पाते हैं। तो ये जो हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर कदम। जैसे चित्र बनाना है तो हमने चित्र पेंसिल से करना पहले सीखा, सामान्य स्केच बनाना हमने पहले सीखा, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कलर देना या उसमें शेड देना, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर हम बाद में आएंगे। सेम वही हमारे शरीर का भी होता है, एक सामान्य आकार हमारे को प्राप्त हो जाता है और जो विशिष्टता है वो धीरे धीरे द्वितीय पायदान पर आती है। अगला जो बिंदु आता है वो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए, विकास बहुत सारी बातों से प्रभावित होता है पर इसमें कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं। हमारी अपनी व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमताएं भी होती हैं, हमारी कुछ रुचियाँ, कुछ शुद्धाएँ भी होती हैं, कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ भी होती हैं जो हमारे उस विकास को प्रभावित करती हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम 5 भाई हैं पर जिनको अनुवांशिक रूप से समान गुणसूत्र मिले हैं, वातावरण समान मिला है, पर विकास के दौर में हम कुछ आगे कुछ पीछे या कुछ दिशाहीन, कुछ दिशा इस दिशा कोई उस दिशा में चला जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमारे साथ हैं। तो विकास के सिद्धांत में व्यक्तिगत विभिन्नता भी बहुत मायने रखती है। अगला जो बिंदु आता है वो होता है समान प्रतिमान। जी हाँ, हमारे विकास के जो प्रतिमान होते हैं वो सभी सदैव एक समान होते हैं। कि जैसे हमारे हाथों का विकास हुआ तो जो 5 उंगलियों का हर एक के बढ़ने का एक प्रतिमान है निश्चित, उतना ही वो विकसित हो पाएगा। हमारा शरीर कितनी हाइट तक पहुंचेगा, तो हमारा सिर कहाँ पहुंचेगा, हमारी आँखों के आकार क्या होगा, या हमारी उंगलियों का आकार, या हमारे पैरों का आकार, या हमारी धड़ का आकार, ये सारी जो चीज़ें हैं ये समान प्रतिमान में चलती हैं। हमारे सभी अंगों का, हमारी सभी समझ का एक निश्चित प्रतिमान होता है, उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। इसे हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। और अंत में जो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हम कर रहे थे तो वहीं से जुड़ा हुआ दूसरा आता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ, आपको अपने गुणसूत्र माता पिता के द्वारा क्या प्राप्त हुआ है, उससे आपका विकास की दर, सीमा सब कुछ तय होती है। मगर साथ ही आपको वातावरण से क्या मिल रहा है वो भी वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों को थोड़ा सा प्रभावित करता है। तो जो हमारा विकास का जो सिद्धांत है, इस तरह से हम देखते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्राप्त जो अंतःक्रिया है उसके आधार पर सुनिश्चित होता है।
तो विकास का एक सुनिश्चित सिद्धांत है कि वातावरण और वंशानुक्रम, इसकी आपसी अंतःक्रिया से जो नवीन प्रारूप हमें प्राप्त होता है, हम किस चीज़ को किस स्वरूप में स्वीकार पाते हैं, उस रूप में फिर हमारे आगे चलकर हमारा विकास सुनिश्चित होता है। तो यह देखा हमने हमारे विकास का सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत, और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे अलग हम कुछ और नहीं सोच सकते। हमारी जो प्रक्रियाएं हैं विकास की, हमारे जो प्रतिमान हैं, वो सब इन्हीं दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अब वातावरण बहुत विस्तृत है, हालांकि वंशानुक्रम भी विस्तृत है, इसमें भी 7 पीढ़ियों से प्राप्त गुण शामिल होते हैं। तो हमारे माता पिता के गुण के अलावा पिछली 7 पीढ़ियों के गुणों से भी हम प्रभावित होते हैं, तो विस्तारित तो ये भी है। और जो वातावरण की हमने बात करी, तो देखिए इसमें हमारा आहार, हम किस तरह से आहार ले रहे हैं, किस प्रारूप में ले रहे हैं, हमें किस मौसम, किस वातावरण में बढ़ने का मौका मिला है, हमारे चारों तरफ सामाजिक परिवेश क्या है, हमारा आर्थिक परिवेश क्या है, हम किस संस्कृति में हैं, किस संस्कृति से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वातावरण में आती है। हमारे माता पिता की शिक्षा, उनका शैक्षिक व्यवहार, उनका शैक्षिक स्तर, ये सारी चीज़ें भी हमको विकसित होने में प्रभावित करती हैं। और जब इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तब हमारा विकास सुनिश्चित होता है कि हम किस दिशा में विकसित हो पाएंगे। तो आज हमने देखा बाल विकास का सिद्धांत। एक बार पुनः 1 सेकंड में रिपीट कर देती हूँ। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम का, विकास की दिशा, परस्पर संबंध, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता, समान प्रतिमान, और अंतिम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है बाल विकास का सिद्धांत सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। नमस्कार।